डियर स्टूडेंट, आज आपकी शुरू हो रही है यूनिट 8। यूनिट 8 जो आपकी 6 मार्क्स की है। आपकी यूनिट 8 शुरू हो रही है जो 6 नंबर की है। इसमें आपके दो चैप्टर हैं, चैप्टर 14 और चैप्टर 15। चैप्टर 14 है आपका परमाणुीय भौतिकी। चैप्टर 14 जो है आपका वो है बेटा परमाणुीय भौतिकी, और चैप्टर 15 है नाभिकीय भौतिकी। हम लोगों ने लास्ट टाइम यूनिट 7 खत्म करी थी लास्ट वीडियो में। अब हम यूनिट 8 शुरू कर रहे हैं जो 6 नंबर की है। इसके अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर 14 और चैप्टर 15। चैप्टर 14 है परमाणुीय भौतिकी, चैप्टर 15 है नाभिकीय भौतिकी। कहने का मतलब ये बेटा कि इस यूनिट में आप परमाणु और नाभिक के बारे में, उनके गुणधर्म, उन पर आधारित घटनाएं, उनकी बनावट, उनकी संरचना, इसे पढ़ेंगे हम लोग। और ये दोनों यूनिट, दोनों चैप्टर मिला के 6 नंबर के हैं, ठीक है। हम आज चैप्टर 14 परमाणुीय भौतिकी शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 14 परमाणुीय भौतिकी। इसमें आपका बेटा सबसे पहला टॉपिक है परमाणु का थॉमसन मॉडल। आपका पहला टॉपिक है परमाणु का थॉमसन मॉडल। देखो, ये जो परमाणुीय भौतिकी है, हम इसमें परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना, उसकी बनावट के बारे में। इसके जो मुख्य मॉडल हैं वो हैं आपके, सबसे पहला थॉमसन मॉडल है। थॉमसन मॉडल के बाद रदरफोर्ड मॉडल है, और रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोर मॉडल है। ऐसा नहीं यही 3 मॉडल आए, लेकिन ये 3 वो मॉडल हैं जिन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया जो आज तक सही है, इसलिए हम इन मॉडलों को पढ़ रहे हैं। जैसे आपका सबसे पहला है परमाणु का थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने परमाणु की संरचना के संबंध में एक मॉडल प्रतिपादित किया, जिसे हम परमाणु का थॉमसन मॉडल कहते हैं। थॉमसन के अनुसार परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का, परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला, जैसे ये आपका कोई धनावेशित गोला है, ये गोला ऐसा बताया जिसमें पूरा धनावेश एक समान रूप से पूरे गोले में बटा हुआ है। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में यह बताया कि परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक समान घनत्व वाला धनावेशित गोला होता है। एक समान घनत्व वाला धनावेशित गोला। थॉमसन ने बताया कि परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक समान घनत्व वाला धनावेशित गोला होता है, अर्थात इसके अंदर पूरा धनावेश एक समान रूप से बटा रहता है। जैसे ये मैंने कोई बनाया है, ये मैं इसके धनावेश को व्यक्त कर रहा हूं बेटा, तो ये धनावेश पूरे गोले में एक समान रूप से वितरित है। ये जो लाइनें बना रहा हूं वो इसके धनावेश इसे व्यक्त कर रही है। एक समान लाइनें बना रहा हूं, इसका मतलब है कि जो धनावेश है वो पूरे गोले में एक समान रूप से वितरित है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धनावेश जो है पूरे में घनत्व जो है वो समान है। ये आपका एक धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला। थॉमसन ने बताया कि परमाणु
10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक समान घनत्व वाला धनावेशित गोला होता है, जिसका धनावेश पूरे गोले पर एक समान रूप से बटा हुआ रहता है, जैसे मैंने दिखाया। उन्होंने बताया कि इसके बीच में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे होते हैं। जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच बीच में धसे होते हैं, जैसे ये है। उन्होंने बताया ये आपकी जो मैंने बनाई ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बताया कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश गोले के धनावेश के समान होता है, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन होता है। ठीक, दोबारा देखोगे थॉमसन का परमाणु मॉडल हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 यूनिट नंबर 8 है आपकी, जो 6 नंबर की है, परमाणु भौतिकी। परमाणु का थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने बताया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला होता है, जिसमें उसका समस्त धनावेश पूरे गोले में एक समान रूप से बटा हुआ रहता है। इस गोले में बीच बीच में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश गोले के धनावेश के समान होता है, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन गोले में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन ने अपनी इस परमाणु मॉडल से इलेक्ट्रॉन गैसों की आयनीकरण, इस परमाणु के स्थायित्व, गैसों के आयनीकरण, परमाणु के स्थायित्व आदि की व्याख्या सफलतापूर्वक कर दी। जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, उसकी व्याख्या भी कर दी। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ये जो मैं गुण बता रहा हूं, इन गुणों की गैसों के आयनीकरण, परमाणु के स्थायित्व और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की व्याख्या सफलतापूर्वक कर दी। गैसों के आयनीकरण, परमाणु के स्थायित्व और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की व्याख्या सफलतापूर्वक कर दी। लेकिन थॉमसन का ये मॉडल स्पेक्ट्रम की व्याख्या और आगे के गुणों की व्याख्या करने में असफल रहा। स्पेक्ट्रम आदि की व्याख्या में असफल। परमाणु का थॉमसन मॉडल। थॉमसन के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें उसका पूरा धनावेश पूरे गोले में एक समान रूप से बटा हुआ रहता है। इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में इस प्रकार धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसा होता है। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश गोले के धनावेश के समान होता है, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। थॉमसन ने अपनी इस परमाणु मॉडल से गैसों के आयनीकरण, परमाणु के स्थायित्व, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन आदि की व्याख्या सफलतापूर्वक कर दी। लेकिन ये मॉडल स्पेक्ट्रम आदि की व्याख्या करने में असफल रहा, इसीलिए ये एक सफल मॉडल नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? जब ये मॉडल सफल मॉडल नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रम आदि व्याख्या नहीं कर रहा, फिर भी हम इसे पढ़ रहे हैं। उसके दो कारण हैं। इन्होंने दो बातें, जो एक परमाणु का आकार दिया 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या, ये आज भी सत्य है। दूसरा, इन्होंने बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ये बात आज भी सत्य है। तो थॉमसन के मॉडल में दो बातें ऐसी बताई गई जो आगे के मॉडलों ने भी कैरी करी, उन्होंने भी माना कि हाँ ये सही है। उनमें से एक बात यह है कि परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का होता है। दूसरी बात, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। दोबारा देख लो बेटा एक बार, परमाणु का थॉमसन मॉडल।
थॉमसन ने बताया कि परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है, जिसमें पूरा धनावेश पूरे गोले में एक समान रूप से बटा हुआ रहता है। जैसे आप कोई तरबूज उठाओ तो उसके अंदर जो गूदा होता है वो पूरे में सब कुछ एक जैसा होता है। उसके बीच बीच में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, जैसे तरबूज के अंदर 20 धसे होते हैं। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग रियलिटी में बताइए जैसे लड्डू में इलायची के दाने होते हैं, बीच बीच में धसे होते हैं, उस तरह से है ये। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश गोले के धनावेश के समान था, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन। थॉमसन ने अपनी इस मॉडल से गैसों के आयनीकरण, परमाणु के स्थायित्व, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन आदि की व्याख्या सफलतापूर्वक कर दी। लेकिन उनका ये जो मॉडल है वो स्पेक्ट्रम आदि की व्याख्या करने में असफल रहा। ये मॉडल स्पेक्ट्रम वगैरह की व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए मॉडल फेल माना गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसने ये दो बातें ऐसी थी जिसकी वजह से हम आज भी इस मॉडल को पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद बात आएगी रदरफोर्ड पर। इस मॉडल के बाद बेटा बात आएगी अब रदरफोर्ड पर। अब बेटा रदरफोर्ड की बात है। रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के संबंध में जो मॉडल दिया वो गाइगर मार्सर्डन, दो नाम, गाइगर मार्सर्डन। रियलिटी में गाइगर मार्सर्डन रदरफोर्ड की रिसर्च स्कॉलर थे, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड ने गाइगर मार्सर्डन को एक सुझाव दिया कि भाई एक प्रयोग करें। उस प्रयोग में उन्होंने एल्फा कण हीलियम का नाभिक की बौछार सोने की एक पतली पन्नी पर करवाई और उसके परिणामों को देखा। उन परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के संबंध में एक मॉडल दिया, जिसे परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम देख रहे हैं गाइगर मार्सर्डन का एक्सपेरिमेंट। गाइगर मार्सर्डन का प्रयोग, ये जो गाइगर मार्सर्डन का प्रयोग है इसके कई नाम है। इसे हम एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं, इसे हम स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहते हैं। स्वर्ण पत्र प्रयोग, ये तीनों एक ही एक्सपेरिमेंट के नाम है। गाइगर मार्सर्डन ने एक प्रयोग किया था, इसलिए इसे हम गाइगर मार्सर्डन का प्रयोग कहते हैं। गाइगर मार्सर्डन ने अपने प्रयोग में एल्फा कणों को सोने की पन्नी पर आपतित कराया, इसे एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। और सोने की पन्नी का उपयोग किया, इसलिए इसे स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहते हैं। ठीक है, गाइगर मार्सर्डन ने अपने प्रयोग में क्या करा? गाइगर मार्सर्डन ने अपने प्रयोग में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया। इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले एल्फा कणों, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया। गाइगर मार्सर्डन ने जो रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया एल्फा कणों के स्रोत के रूप में, वो पोलोनियम लिया। ये आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ अर्थात स्रोत है जो पोलोनियम लिया। इससे निकलने वाले एल्फा कणों को संरेखित करने के लिए उन्होंने लेड की ईंटों के बीच से गुजारा। इससे निकलने वाले एल्फा कणों को लेड की ईंटों के बीच से गुजारा। ये लेड की ईंटें हैं। लेड इसलिए कि लेड एल्फा कणों को अवशोषित कर लेता है। उनके बीच से निकलेंगी तो एक किरण पुंज के रूप में प्राप्त होंगी। जो उनके बीच से निकलेंगी वो क्या होगा? एक किरण पुंज के रूप में प्राप्त होंगी। और इन एल्फा किरण पुंज को ये एक पतली सोने की पन्नी, पतली सोने की पन्नी पर आपतित कराया
और इससे निकलने वाली एल्फा कणों को एक जिंक सल्फाइड के पर्दे पर, ये पर्दा है जो जिंक सल्फाइड का लिया पर आपतित कराया, इस जिंक सल्फाइड के पर्दे पर एक घूमी यानी घूमने वाला सूक्ष्मदर्शी व्यवस्थित किया। ये गाइगर मार्सर्डन की प्रायोगिक व्यवस्था है। गाइगर मार्सर्डन ने रेडियोएक्टिव पदार्थ पोलोनियम का उपयोग करा स्रोत के रूप में, जिससे एल्फा कण उत्सर्जित हो। यानी एल्फा कणों के स्रोत के लिए उन्होंने रेडियोएक्टिव पदार्थ पोलोनियम लिया। इस रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले एल्फा कणों को संरेखित करने के लिए लेड की ईंटों के बीच से गुजारा। अब ये जब एल्फा किरण पुंज बन गया, इस एल्फा पुंज को एक सोने की पतली पन्नी पर आपतित किया और सोने की पतली पन्नी से निकलने वाले एल्फा कणों को जिंक सल्फाइड के पर्दे पर लिया। यहां पर पहले बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं हमारे। यहां पर बेटा कुछ छोटे छोटे सवाल बनते हैं, जैसे एल्फा कण क्यों लिया? क्योंकि एल्फा कण धनावेशित होता है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन की द्रव्यमान यानी प्रोटॉन की द्रव्यमान से लगभग 4 गुना। अगर हम इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा देखें तो ये इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है, इसलिए एल्फा कण लिया। लेड की ईंटें क्यों ली? क्योंकि लेड एल्फा कणों का अच्छा अवशोषक है, जिसके बीच से गुजरेंगी तो किरण पुंज निकल जाएंगी, बाकी जो इस पर पड़ेंगी उन्हें ये अवशोषित कर सकता है। यहां पहुंचा, फिर सोना क्यों लिया? सोना इसलिए लिया कि सोना एक तन्य धातु है, अर्थात सोने को पीट पीट कर बहुत पतला किया जा सकता है। आपने 11th में जो प्रतिबल विकृति वक्र पढ़ा था, वहां पर चरम तनन सामर्थ्य बिंदु और विभंजन बिंदु जो थे वो सोने के लिए दोनों बहुत दूर दूर होते हैं। आपको ध्यान होगा आपने प्रतिबल विकृति वक्र पढ़ा था ये इस तरह। तो ये चरम तनन सामर्थ्य बिंदु, ये विभंजन बिंदु सोने के लिए दोनों बहुत दूर दूर होते हैं, अर्थात सोना जो है बहुत देर में टूटता है। सोने को पीट पीट कर बहुत पतला बनाया जा सकता है, इसलिए सोने को लिया। फिर सोने को पतला बनाने की आवश्यकता क्या थी? सोने को पतला बनाने की आवश्यकता ये थी कि एल्फा कणों के मार्ग में जो भी परिवर्तन हो, हम ये मान सके कि सोने के वो एक परमाणु के द्वारा हो रहे हैं। हम ये मान सके कि वो सोने के एक परमाणु के द्वारा हो रहे हैं, इसलिए सोने को पतला बनाया। आगे जिंक सल्फाइड का पर्दा क्यों लिया? जिंक सल्फाइड का पर्दा इसलिए लिया कि जब एल्फा कण जिंक सल्फाइड के पर्दे पर आपतित होते हैं तो वह प्रतिदीप्त चमक उत्पन्न करती है। दोबारा देखिएगा, रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर मार्सर्डन ने एक प्रयोग किया, जिसे गाइगर मार्सर्डन का प्रयोग कहते हैं। गाइगर मार्सर्डन के इस प्रयोग में गाइगर मार्सर्डन ने एल्फा कणों को सोने की पन्नी पर से प्रकीर्णित करवाया। यानी इस प्रयोग को हम एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहते हैं। इस प्रयोग में उन्होंने एल्फा कणों के स्रोत के रूप में रेडियोएक्टिव पदार्थ को लिया जो पोलोनियम लिया। इससे निकलने वाले एल्फा कणों को लेड की ईंटों के बीच से गुजारकर संरेखित किया और इन एल्फा कणों को पुंज के रूप में प्राप्त किया। इस एल्फा कण पुंज को एक सोने की पतली पन्नी पर आपतित कराया, जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर लेते, यानी बहुत पतली पन्नी है। सोना इसीलिए लिया क्योंकि ये एक तन्य धातु है, बहुत पतला इसलिए लिया जिससे हम ये मान सके कि एल्फा कण के मार्ग में जो परिवर्तन हो रहा है वो सोने के एक परमाणु के कारण हो रहा है। और इन एल्फा कण पुंजों को उन्होंने एक जिंक सल्फाइड के पर्दे पर आपतित कराया, जिस पर एक घूर्णी संसूचक लगाया हुआ है। घूर्णी संसूचक यानी घूर्णी सूक्ष्मदर्शी लगाया हुआ है, घूर्णी सूक्ष्मदर्शी लगाया जिससे कि हम देख सकें। ये पर्दा जिंक सल्फाइड का बना है। जब एल्फा कण इस पर आपतित होते हैं तो वहां प्रतिदीप्त यानी चमक उत्पन्न करते हैं। अब गाइगर मार्सर्डन ने इस प्रयोग में पाया क्या? गाइगर मार्सर्डन ने जब ऐसा करा तो उन्हें क्या मिला? गाइगर मार्सर्डन ने जब इन एल्फा कण पुंज को सोने की पन्नी पर आपतित कराया तो ये देखा कि अधिकांश एल्फा कण सीधे चले गए। क्या पाया? कि अधिकांश एल्फा कण सीधे चले गए। कुछ एल्फा कण
अपनी मार्ग से विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से छोटे कोणों पर विक्षेपित। जब गाइगर मार्सर्डन ने अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर आपतित कराया तो रिजल्ट में क्या पाया बेटा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से छोटे कोणों पर विक्षेपित हुए और बहुत कम देखो बहुत कम की कोई परिभाषा नहीं है। बहुत कम का मतलब हमारे यहां लगभग 8000 में एक, 8000 में एक, बहुत कम, पुनः वापस लौटे। गाइगर मार्सर्डन के प्रयोग में गाइगर मार्सर्डन ने पाया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, बहुत कम कुछ अल्फा कण अपनी मार्ग से विक्षेपित हुए और बहुत कम अपनी मार्ग से वापस लौटे। इन प्रयोगों के आधार पर, इस रिजल्ट के आधार पर रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को गलत सिद्ध किया और एक नया मॉडल प्रतिपादित किया। रदरफोर्ड ने कहा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे चले गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, जबकि थॉमसन ने अपने मॉडल में बताया था कि परमाणु एक समान घनत्व वाला गोला है। थॉमसन ने अपने मॉडल में बताया था परमाणु एक समान घनत्व वाला एक गोला है, जबकि रदरफोर्ड ने कहा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। तो उसकी ये वाली बात, जो थॉमसन की ये वाली बात थी कि परमाणु एक समान घनत्व वाला गोला है, वो गलत सिद्ध हो गई। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए। अल्फा कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए रदरफोर्ड ने यह कहा कि यह संभव नहीं है कि अल्फा कणों के मार्ग में जो विक्षेपण हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण हो। बहुत कम अल्फा कण वापस लौटे, जैसे 8000 में से एक। इससे रदरफोर्ड ने यह कहा कि यह तो ऐसा लगता है जैसे कोई तोप का गोला किसी कागज से टकराकर वापस लौटा हो, जैसे कोई तोप का गोला किसी कागज से टकराकर वापस लौटा हो कि अल्फा कण इतना भारी और तीव्र गति वाला जो उससे टकराकर वापस लौट रहा है। यहां से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में है, जिसने इसे वापस करा। अल्फा कण पर धनावेश वापस लौट के आ रहा है, इसका मतलब उसने कहा कि सामने कोई धनावेश है। जो अल्फा कण इतना भारी और अधिक ऊर्जा वाला है, तो सामने वाला जो धनावेश है वो भी अधिक शक्तिशाली होगा, तभी ये प्रतिकर्षित हो सकता है। तो यहीं से रदरफोर्ड ने निकाला, ये अनुमान किया कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में होता है। इस प्रयोग से उस केंद्र का जो भाग था, जिससे बाद में नाभिक कहा गया, उसके आकार की गणना भी करी कि उसका आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। इसके लिए उन्होंने कहा आप ऐसे मानो जैसे कि किसी स्टेडियम, एक बड़े से स्टेडियम को लें जो परमाणु है, तो नाभिक उसके सामने ऐसे है जैसे उस स्टेडियम के बीच में कोई छोटी सी बक्की है, कोई छोटा सा स्थान उसके बीच में। गाइगर मार्सर्डन के इस प्रयोग अर्थात अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया। गाइगर मार्सर्डन के प्रयोग में रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कणों को लेड की ईंटों के बीच से गुजारकर अल्फा किरण पुंज के रूप में, अल्फा पुंज के रूप में बदला, जिसे सोने की पन्नी पर आपतित कराया और इससे निकलने वाले अल्फा कणों को हम जिंक सल्फाइड के पर्दे पर आपतित कराते हैं। गाइगर मार्सर्डन ने अपने प्रयोग में पाया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए और बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो वापस लौटे। यहां से रदरफोर्ड ने कहा अधिकांश अल्फा कण सीधे चले गए, अर्थात थॉमसन ने जो ये बताया कि परमाणु एक समान घनत्व वाला गोला है, वो गलत है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए और बहुत कम लौटे। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला होता है, लेकिन जो लौटे, इनसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में केंद्रित होता है, तभी इतना भारी अल्फा कण
इस पतली सी सोने की पन्नी से टकराकर लौट रहा है, वापस लौट रहा है। इसके लिए कोण कितना विक्षेपित हुआ? एक और चीज, जैसे बेटा आप ये मानो कि ये नाभिक है, ठीक है, ये आपका नाभिक है जिसकी दिशा ये होगी, ठीक। जो अल्फा कण इससे बहुत दूर होगा वो सीधा चला जाएगा, जो इसकी जितना ज्यादा पास से आएगा वो उतना ही मुड़ेगा, ये इस तरह से मुड़ेंगे। और जो बिल्कुल इसकी सीध में आएगा वो वापस लौटेगा। जैसे ये अल्फा कण है, अगर मैं इसे देखूं तो ये इसके लिए इसका प्रतिबिंब कोण हो गया, इतने कोण पर मुड़ रहा है। जबकि नाभिक की अगर वास्तविक स्थिति देखें तो ये रही, ये जो बीच की दूरी है इसे स्मॉल बी से व्यक्त करते हैं और इसे कहते हैं संघट्ट प्राचल, इसे कहते हैं संघट्ट प्राचल। अल्फा कण की प्रारंभिक वेग सदिश और नाभिक के बीच की लंबवत दूरी संघट्ट प्राचल कहलाती है, जिसे बी से व्यक्त करते हैं। अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश, यानी अल्फा कण जहां से चल रहा है उसके चलने की जो प्रारंभिक दिशा है वो, और नाभिक की जो बीच की दूरी है उसे हम संघट्ट प्राचल कहते हैं। संघट्ट प्राचल का मान जितना अधिक होगा इस प्रकीर्णन कोण, इस थीटा का मान उतना ही कम होगा। आप देखो जो ज्यादा दूरी पर अल्फा कण है वो सीधे निकल गए, जो जितना पास आता जा रहा है यानी जिसके लिए संघट्ट प्राचल का मान घटता जा रहा है उसके लिए थीटा का मान बढ़ता जा रहा है। और जब संघट्ट प्राचल का मान 0 हो गया, जब इसी पर आएगा तो उसके लिए थीटा का मान कितना हो गया? 180 डिग्री। गाइगर मार्सर्टन के प्रयोग में आपने जो देखा था कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए तो परमाणु का समस्त धनावेश खोखला था इसलिए सीधे निकल गए थे। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए छोटे कोणों पर, वो जो नाभिक से अधिक दूरी पर थे वो तो छोटे कोणों पर हुए, और जो नाभिक के बहुत पास आ गए वो बड़े कोणों पर प्रकीर्णित हुए, ठीक। ये इसका पूरा गाइगर मार्सर्टन का पूरा प्रयोग है। अब इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपनी एक परमाणु मॉडल दिया। ये बेटा गाइगर मार्सर्टन का प्रयोग हो गया आपका। अब इसके बाद रदरफोर्ड परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने गाइगर मार्सर्टन के प्रयोगों के आधार पर, गाइगर मार्सर्टन का प्रयोग था जो आपने अभी देखा था, उसके आधार पर अपना मॉडल दिया। सबसे पहला पॉइंट, रदरफोर्ड ने बताया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। रदरफोर्ड ने कहा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका तात्पर्य है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, ठीक। दूसरा उन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान, परमाणु का समस्त धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान में। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा गया, और इसका साइज 10⁻⁻15 मीटर बताया। और इस नाभिक की खोज के कारण ही परमाणु का जो रदरफोर्ड मॉडल है उसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। इसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने यह भी बताया
कि इलेक्ट्रॉन स्थायी अवस्था में नहीं होती, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये माना कि अगर इलेक्ट्रॉन स्थायी अवस्था में होती तो कूलाम बल के कारण नाभिक में गिर जाती, नाभिक जो धनावेश है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता और उसमें गिर जाती। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं बल्कि गतिमान है। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, और इनके बीच में जो कूलाम बल लगता है उस कूलाम बल से इन्हें वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है। ये रदरफोर्ड का मॉडल है। लेकिन रदरफोर्ड ने जब ये बता दी कि इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं होते बल्कि गतिमान होते हैं, यहीं से इनके मॉडल की कमियां भी बन गई। कैसे, आप देखो एक बार बेटा, ये परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल है जिसे हम परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने गाइगर मार्सर्डन के स्वर्ण पत्र प्रयोग के आधार पर एक मॉडल प्रतिपादित किया जिसे रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। गाइगर मार्सर्डन के प्रयोग में एल्फा कण, अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए थे, इसलिए रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ एल्फा कण छोटे कोणों पर, बहुत कम बड़े कोणों पर विक्षेपित हुए, इसलिए रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा गया, जिसका आकार 10⁻⁻15 मीटर बताया। रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन स्थायी अवस्था में नहीं होते, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन स्थायी होता तो वो नाभिक में गिर जाता। तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ होता है, वो नाभिक के चारों ओर घूमता है, और घूमने के लिए कूलाम बल से ही उसे बल प्राप्त होता है, यानी वो गतिमान स्थिति में है। यहीं से रदरफोर्ड मॉडल की कमी शुरू होती है, क्योंकि अगर हम ये मानते यहां पर कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जब आवेशित कण गति करता है तो गति करते समय विकिरण उत्सर्जित करता है, और इस विकिरण उत्सर्जित की घटना के कारण ही रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फिर फेल हुआ। लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल हम फिर भी पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल ने ये जो नाभिक दिया और ये दिया, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये सत्य बात है जो आज तक चली आई। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को बोर ने अपने मॉडल में दूर किया। रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां हैं बोर ने उसे अपने मॉडल में दूर किया, लेकिन नाभिक को बोर ने भी माना। बोर ने माना कि हाँ, ये सत्य है कि परमाणु का समस्त धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहा गया। इसका आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। जैसे आपने थॉमसन का मॉडल देखा था, थॉमसन के मॉडल में परमाणु का आकार मिला था कि 10⁻10 मीटर त्रिज्या का होता है। उसमें हमें यह मिला कि परमाणु विद्युत